जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, वेतन आयोग ने आप सभी से मेमोरेंडम मांगा है 8 सीपीसी पर कि आप 8 सीपीसी कैसा चाहते हैं, वेतन आयोग से या फिर भारत सरकार से। और दोस्तों आपको अपना मेमोरेंडम 8 सीपीसी का जमा करना है 8 सीपीसी की वेबसाइट पर 30 अप्रैल 2026 तक। ऐसे ही दोस्तों एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव, एक ड्राफ्ट, एक मेमोरेंडम बनाया गया है समस्त देश के कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स के द्वारा। जी हां दोस्तों, एक लेटर बनाया गया है आपकी मांगों से संबंधित। और दोस्तों ये लेटर भेजा जाएगा 8 सीपीसी के डायरेक्टर को। और दोस्तों बिल्कुल यही मेमोरेंडम, यही ज्ञापन 8 सीपीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक कर्मचारी संस्थाओं के द्वारा, पेंशनर्स संस्थाओं के द्वारा एक 8 सीपीसी का मेमोरेंडम बनाया गया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग है, फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग है, जो इंक्रीमेंट है उसको बढ़ाने की मांग है, साथ ही साथ जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी इंक्लूड करे हैं इस प्रपोजल में, इस लेटर में। तो दोस्तों क्या है पूरा लेटर, क्या है पूरा फाइनल प्रस्ताव, ये मैं आपको समझाऊंगा। एक लेटर, एक ड्राफ्ट मैं आपको समझाऊंगा जो 8 सीपीसी के डायरेक्टर को भेजा जाएगा, ताकि जब 8 सीपीसी पर काम हो वेतन आयोग के द्वारा, तो जितनी भी आपकी मांगे हैं वो सब इंक्लूड हो सके 8 सीपीसी में। तो दोस्तों फाइनल प्रपोजल, एक ज्ञापन में आपको समझाऊंगा, तो इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। लेटर समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये परसेंटेज है 62%, इसे बढ़ाकर आप 100% करिए, ताकि आपको एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां, सही जानकारियां और मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब, तब वीडियो को देखना आप शुरू कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वो वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों फाइनल प्रपोजल को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रपोजल लिखा गया है, बनाया गया है समस्त देश के कर्मचारी और पेंशनर्स संघों के द्वारा। अब दोस्तों ये एड्रेस कर रखा है निदेशक महोदय, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग भारत सरकार, जो 8 सीपीसी के डायरेक्टर हैं मनीष कुमार जी, उनको दोस्तों ये एड्रेस किया है। अब क्या क्या इसमें लिखा गया है 8 सीपीसी के बारे में, ये मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञापन है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है। मैं विनम्रता पूर्वक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ महत्वपूर्ण सुझावों एवं मांगों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, ताकि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करते समय इन पर कृपया पूर्वक विचार किया जा सके। जब 8 सीपीसी पर वेतन आयोग काम करे, तो जितनी भी आपकी मांग है वो मांगे देखी जाएं, समझी जाएं और एक्सेप्ट करी जाएं। न्यूनतम मूल वेतन का संशोधन। जी हां दोस्तों, सबसे पहली डिमांड मिनिमम पे को बढ़ाना। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत और भविष्य की आगामी 10 सालों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल वेतन को 55,000 से 60,000 तक संशोधित किया जाए, और कम से कम 3.25 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाए। जी हां दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड। इन्होंने फिटमेंट फैक्टर डिमांड कर दी 3.25 फिटमेंट फैक्टर की, कि 8 सीपीसी में इतना मिलना चाहिए। और दोस्तों अगर 3.25 दिया जाए तो आपकी मिनिमम पे 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 55,000 से 60,000 के बीच में। तो दोस्तों पहली डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की और मिनिमम पे बढ़ाने की। फिटमेंट फैक्टर 3.25 और मिनिमम पे 55,000 से 60,000। अगर 7 सीपीसी में 18,000 मिनिमम पे है और अगर 3.25 दिया जाए फिटमेंट फैक्टर, तो दोस्तों आपकी मिनिमम पे हो जाएगी 55,000 से 60,000 के बीच में। तो यही पहली डिमांड करी है मिनिमम पे बढ़ाने की और फिटमेंट फैक्टर। फिर दोस्तों क्या लिखा है? परिवार इकाई के आधार पर वेतन निर्धारण। जी हां दोस्तों, दूसरी डिमांड
फैमिली यूनिट को बढ़ाना, फैमिली यूनिट इंक्रीज करना 8 सीपीसी में। वेतन गणना का आधार वर्तमान 3 सदस्यीय परिवार इकाई के स्थान पर 5 सदस्यीय परिवार इकाई किया जाए, यानी 3 के स्थान पर 3 फैमिली यूनिट की जगह 5 फैमिली यूनिट करी जाए 8 सीपीसी में, क्योंकि यह भारतीय परिवार की वास्तविक संरचना को अधिक दर्शाता है, वास्तविक संरचना को अधिक दर्शाता है, क्योंकि माता और पिता भी परिवार के सदस्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह डिमांड बहुत पहले से ही चली है कि अब 3 फैमिली यूनिट ना होके 5 फैमिली यूनिट दी जाए, जिससे मिनिमम पे और बढ़ेगी, यानी परिवार में माता पिता को भी इंक्लूड करा जाए फैमिली यूनिट बनाते वक्त, फैमिली यूनिट में माता पिता भी इंक्लूड हो। फिर दोस्तों तीसरी डिमांड, वार्षिक वेतन वृद्धि, जो एनुअल इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिया जाता है साल का। कर्मचारियों की आय में उचित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान 3% वार्षिक वृद्धि को बढ़ाकर 7% किया जाए, क्योंकि महंगाई दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से 3% इंक्रीमेंट ना देकर साल का सीधा 7% दिया जाए सालाना, साल का। तो दोस्तों ये डिमांड भी करी है। फिर प्रमोशन और एमएससीपी, क्या लिखा है, एक कर्मचारी को कार्योन्मुखी और प्रोत्साहन देते हुए कम से कम 7 प्रमोशन या फिर एमएससीपी मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रमोशन नहीं तो फिर एमएससीपी ज्यादा दी जाए, अगर प्रमोशन ठीक टाइम पे मिल रहे हैं तो फिर एमएससीपी की जरूरत नहीं। तो दोस्तों यही डिमांड करी है कि प्रोत्साहन देने के लिए, कर्मचारी के काम को प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर कम से कम 7 प्रमोशन दिए जाए सर्विस के दौरान। अगर प्रमोशन नहीं दिए जाते तो फिर ज्यादा एमएससीपी दी जाए। प्रमोशन में जो अगला वेतनमान मिलता है वही एमएससीपी में मिलना चाहिए। डिमांड करी है कि प्रमोशन में जो अगला वेतनमान, यानी जो अगला पे स्केल लेवल मिलता है, अगला लेवल, तो वही एमएससीपी में भी वही मिलना चाहिए। वीआरएस की अवधि 20 साल की रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो वॉलंटियर रिटायर रहते हैं, जो प्री मैच्योर लेते हैं, तो दोस्तों उसकी जो सेवा अवधि है वो 20 साल की रहनी चाहिए, 20 साल। केंद्र सरकार और ऑटोनोमस संस्थानों में समान नियम, वेतन, बोनस और पेंशन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है उसमें भी सेम नियम हो जैसे कि और डिपार्टमेंट में है, जैसे कि वेतन में या फिर बोनस में और पेंशन में। कई ऑटोनोमस बॉडी के कुछ अलग नियम हैं, उनके जो नियम है वो थोड़े पीछे चलते हैं। तो दोस्तों सेम नियम की यहां पे डिमांड करी है, पेंशन में, वेतन में और बोनस में। तो दोस्तों ये डिमांड्स है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, निश्चित चिकित्सा भत्ता, सीजीएचएस सुविधा से बाहर रहने वाले कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता, फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 2000 प्रति माह किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने डिमांड करी है 2000 प्रति माह की। अभी 1000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिल रहा है, इसको बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। कुछ दिन पहले डिमांड आई थी 20,000 रुपए करने की। मुझे लगता है कि शायद ये गलती से टाइप हो गया, ये 2000 नहीं, ये 20,000 होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो न्यूज आई थी उसमें 20,000 कहा जा रहा था। हो भी सकता है ये 2000 हो, क्योंकि 20,000 तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, तो शायद गलती से 2000 हो गया। लेकिन फिर भी चाहे 2000 मिले, 3000 मिले, 5000 मिले, 20,000 मिले, लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 8 सीपीसी में बढ़ना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो मेडिकल की फैसिलिटी नहीं ले रहे, कई ऐसे एरिया है जहां पे ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, तो उस स्थान पे पेंशनर्स को फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़कर मिलना चाहिए। तो 1000 रुपए तो आजकल के टाइम में कुछ भी नहीं है, 1000 रुपए पता नहीं कब खर्च हो जाए, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए आगे चलकर फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़कर मिलना चाहिए, भले वो 2000 हो, 5000 हो या फिर 20,000 हो। फिर पेंशन संबंधी सुधार, सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए। वर्तमान यूपीएस में दी जा रही कर्मचारी के 10% अंशदान की कटौती को समाप्त किया जाए और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित वापस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी से 10% का अंशदान दिया जा रहा है, जो 10% कटौती हो रही है उसकी सैलरी में से, वो उसको वापस दिया जाना चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू कर दिया जाए एनपीएस या फिर यूपीएस के स्थान पे। फिर पेंशन कम्यूटेशन की बहाली की अवधि
15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो कम्यूटेशन का मुद्दा है, जो 15 साल का पीरियड है उसे घटाकर 10 साल किया जाए। यह भी एक सबसे प्रमुख मांग है, इंपॉर्टेंट डिमांड है। फिर महंगाई भत्ते का विलय, फिर डीएडीआर को मर्ज कर देना। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने तक अंतरिम राहत के रूप में 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किया जाए। जो 50% आपका डीएडीआर हो गया था 1/1/2024 से, तो दोस्तों 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक पेंशन में, बेसिक पे में, ताकि अंतरिम राहत आपको पहले ही दे दी जाए। तो दोस्तों एक ये भी डिमांड करी है 8CPC के डायरेक्टर साहब से। ये सभी मांगे देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वास्तविक चिंताओं और अपेक्षाओं को दर्शाती है। बिल्कुल दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं जो इसमें डिमांड्स लिखी हुई है। ये सारी डिमांड्स मानी जानी चाहिए 8CPC के द्वारा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपनी सिफारिशों में शामिल करने की कृपा करें। जी हाँ दोस्तों, साफ अनुरोध इन्होंने कर दिया है। जो कर्मचारी संघ है, देश के कर्मचारी संघ या फिर पेंशनर संघ है, इन्होंने साफ कह दिया है 8CPC के डायरेक्टर को कि जब आप वेतन आयोग पर काम करें, जब वेतन आयोग बैठे, तो दोस्तों ये जितनी भी डिमांड्स हैं वो अपने सिफारिशों में लागू करें। आप जो प्रपोजल बनाएंगे वेतन आयोग के द्वारा 8CPC पर, उसमें ये सभी डिमांड्स इंक्लूड करी जाए, विचार किया जाए इन सभी डिमांड्स पे। ऐसा कहा है देश के कर्मचारी संघों ने या फिर पेंशनर संघ ने, जिन्होंने ये ज्ञापन बनाया है। तो दोस्तों बहुत ही सही ज्ञापन है, बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञापन है। यही सब चीज हम चाहते भी है कि 8CPC में ये सारी चीजें हमें मिल जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट ज्ञापन है। बाकी आपका अपना विचार क्या है, आपका सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, क्या ये ज्ञापन 100% सही है या फिर गलत है। मेरे को तो बिल्कुल सही ज्ञापन मुझे लगा है, और ये 8CPC की वेबसाइट पे अपलोड भी होना चाहिए। और दोस्तों लेटर तो लिख ही दिया है 8CPC के डायरेक्टर को। 8CPC के डायरेक्टर को दोस्तों ये लेटर लिखा गया है आपकी मांगों से संबंधित। साथ ही साथ 8CPC की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, ताकि वेतन आयोग भी इस प्रपोजल को देख सके। तो दोस्तों बिल्कुल सही एक्यूरेट ज्ञापन है, मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इनके साथ हूं। बाकी आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या ये ज्ञापन आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आप अपने विचार रख सकते हैं। अभी का ही दोस्तों ये ज्ञापन है 11 मार्च 2026 का। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 8CPC के डायरेक्टर साहब या फिर वेतन आयोग इस प्रपोजल को ध्यान से समझे। और दोस्तों जब 8CPC अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो उसमें ये सभी मांगे इंक्लूड हो, हम ऐसी कामना करते हैं, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। बिल्कुल नया प्रपोजल था जो मैंने आपको समझाया। बाकी आपको और कुछ पूछना तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। ऐसी जानकारियों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।